आयरन कैसे बनाया जाता है? आयरन के लिए जमीन से आयरन ओर निकाला जाएगा, जो एक उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होगा, और उसको फिर एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाएगा। ये फर्नेस कितनी बड़ी होगी? 3 कमरे के बराबर ऊंची, और उसमें ऊपर एक हुपर है, ऊपर से वो ओर डाला जाएगा तो धीरे धीरे इसमें गिरेगा, और साथ में इसमें कोयला भी डाला जाएगा। ये तो ओर हो गया जिसमें आयरन होगा। उस ओर का नाम होगा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। उस ओर का क्या नाम होगा? हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट। ये सब सभी चार्ट में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुखता से दिखाया गया। या ये समझिए जहाँ रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी, कोई कर्नाटक में पोस्टिंग रहा है, वहाँ बिल्कुल लाल मिट्टी है, वही बिल्कुल आयरन खूब है वहाँ। तो वो चीज़ है। वैसे भी जब आयरन में जंग लग जाती तो क्या वो लाल नहीं हो जाता? तो इसका मतलब है कि लाल मिट्टी में आयरन होता होगा। तो इन सबको इसमें डालेंगे और कोयला भी डालेंगे। और क्या डालेंगे? कोल। जैसे ही आग लगेगी इसमें तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज सारा और मेल्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग, जो कि तुम्हारे बगल में एक जगह साइड में लिखा है बुक में। स्मेल्टिंग का प्रोसेस लिखा है कि नहीं? तो स्मेल्टिंग क्या चीज होती है? स्मेल्टिंग का मतलब है द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। तो अगर मैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 2100 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा गर्म कर दूं तो इसमें आयरन होगा, मिट्टी होगी। मिट्टी हल्की होती है और आयरन भारी होता है। तो ऊपर की मिट्टी जो है किसी हम मशीन से या किसी तरह से, जैसे मक्खन नहीं निकाल लेते हैं, दूध में मक्खन आता है, बिलो लेते हैं, उसी तरीके से अगर ऊपर की मिट्टी निकाल ले तो नीचे का आयरन आ जाएगा। या ना निकालो, यहाँ पर एक पाइप लगा दो, तो क्या वो जो नीचे आयरन होगा और ऊपर मिट्टी होगी ऐसे ऐसे, तो क्या वो आयरन इसमें से इसमें इकट्ठा नहीं हो जाएगा? तो द प्रोसेस जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो व्हाट इज द मीन ऑफ स्मेल्टिंग? इफ द ओर इज हीटेड, ये जो डाल रहे हैं वो जमीन से निकाला हुआ एक सैंपल ही है, उसको किससे ज्यादा हीट करना है? उसके मेल्टिंग पॉइंट से। तो किसी भी चीज को मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इफ ओर इज हीटेड बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन इट कैन बी प्योरीफाइड, फिर उसे प्योर बनाया जा सकता है। या तो वो ऊपर तैरेगा अगर हल्का होगा, भारी होगा तो नीचे चला जाएगा। मिट्टी के साथ ही तो बस उसका मिक्सचर है, तो उसको हम प्योरीफाई कर देंगे। या तो ऊपर है या नीचे। ऊपर होगा तो ऊपर लगा दो ये पाइप, वहां से निकल जाए। नीचे हो तो नीचे लगा दो। तो स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस है जरा पढ़ो। द प्रोसेस इन विच ores are, ठीक है, ये ores are heated, इसको हीट कर दो। किससे ज्यादा? बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जो मेटल उसमें उपस्थित है उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। देन मेटल कैन बी प्योरीफाइड, उससे मेटल निकाला जा सकता है। बी प्योरीफाइड, एंड दिस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैन बी प्योरीफाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। और अर्पित इस फर्नेस को क्या कहेंगे? ठीक है। और जो लोग हिंदी में जानते हो तो वो जान ले, वात्या भट्ठी। फर्नेस भट्ठी को कहते हैं। तो या तो वात्या भट्ठी, वात का मतलब क्या समझते हो? हवा। इसमें खूब हवा डाली जाती है। क्या तुम्हें आग जलानी है तो कई बार हवा देनी पड़ती है नहीं? तो इसीलिए इसको ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस बड़ी सी होती है, ऐसा आपकी बुक में भी दिखाया गया है। जरा बुक के फिगर को तो देखो, क्या इसमें क्रेन की मदद से ऊपर से और डाला जा रहा है, और एक तरफ मोल्टेन आयरन नीचे है और एक और ऊपर लगा दो यहाँ पर, तो उससे क्या निकलेगा बताओ? क्या स्लैग? स्लैग किसे कहते हो? ये तो आयरन है, लेकिन स्लैग क्या है? ठीक है, स्लैग का मतलब होता है इम्प्योरिटी। सो
इट कैन बी सेग्रीगेटेड। ठीक है, ऐसा ही आपके बुक में दिखा है। देखो स्लैग के लिए जो पाइप है वो थोड़ा सा ऊपर बना है, आप देख लेना। स्लैग वाला पाइप ऊपर है, मेटल भारी होता है, तो वो दूसरी तरफ थोड़ा नीचे बना है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में हम आयरन डाल सकते हैं और लाइम स्टोन भी डालते हैं। कोक किसको कहते हैं? कोल का दूसरा नाम क्या है? जो लकड़ी के कोयले को कोक कहते हैं। लकड़ी जलती कई बार देखते हो, वो अपने पीछे काला काला छोड़ जाती है कि नहीं, वो कोक है। और साथ में लाइम स्टोन, चूना भी डाल देते हैं। वो चूना के साथ मिट्टी रिएक्ट करती है और इतनी हल्की हो जाती है कि वो ऊपर तैरने लग जाती है और फिर उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं ना? तो इसमें लाइम स्टोन डाला गया है, यानी चूना, जिससे हमारे घर में पुताई होती तो बाहर बिकता नहीं, पाउडर फॉर्म में। उसको क्या कहते हैं? चूना पत्थर। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, उसी से चूना बनता है। लाइम स्टोन को बहुत गर्म कर दो तो अपने आप ही वो चूना ही बन जाए। ये लाइम स्टोन, ये जो संगमरमर है, लेकिन इसको अगर मैं गर्म कर दूं, इस जमीन को, मार्बल को गर्म कर दो तो चूना बन जाए। चूने से पुताई कर दो। अब देखो ये सब तो ज्यादा में मतलब नहीं। देखो इसमें ऊपर देखो 8 टन ऑफ कोल होगा और 4 टन ऊपर क्या लिखा है? आयरन और 1 टन क्या होगा? इतना जब डालोगे तो 1 टन स्टील निकलेगी, यानी 4 टन जमीन से तुम और लोगे तो 1 टन स्टील मिलेगी तुमको। बाकी तो सब चीजें तुम ऐड कर रहे हो प्योरिफिकेशन के लिए, और कोयला इसलिए ऐड कर रहे हो क्योंकि आग जलानी है उसको। तो इसलिए 1 टन क्या चाहिए? कोल प्लस 4 टन ऑफ आयरन और एंड 1 टन क्या चाहिए? लाइम स्टोन गिव्स 1 टन, इसको स्टील कहेंगे। यानी 1 टन में 1000 किलो होता है। 1 टन इज इक्वल्स टू 1 टन को ही कुछ लोग 1 टन भी कह देते हैं, दैट इज 1000। स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली शेप्ड। इसको हम आसानी से किसी भी चीज में, इससे नेल बनते हैं, हैमर बनते हैं, और जितनी भी मशीन है सब चीजें आप देखते हो स्टील से ही बनती हैं। जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी किससे बनते हैं? स्टील से। ब्रिजेस किससे बनते हैं? क्या तुम्हें मालूम है जब घर बनता है तो पतली पतली सरिया लगती हैं, वो भी लोहे की ही है। ठीक है कि नहीं? सो अगर आयरन में थोड़ा सा कार्बन रह जाए, जो इसमें कोयला डाल रहे हो ना, थोड़ा सा रह जाने दो 0.5%, तब इसे स्टील कहेंगे। अगर तुमने वो भी निकाल दिया तब फिर आयरन है। अच्छा, आयरन और स्टील में क्या अंतर है? जो आयरन है वो मुड़ जाता है, जो तुम्हारे नेल है ना वो प्योर आयरन है, और जो स्टील है वो मुड़ेगा नहीं। मशीन टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। जिस मशीन से तुमने नेल्स बनाई, कुछ भी एक मशीन है, क्या उसको मुड़ जाना चाहिए? अगर कहीं पर हीट ज्यादा हो जाए, चलते चलते मुड़ जाए तो उल्टे पुल्टे इक्विपमेंट ही निकालने लगे। ऐसे मुड़ जाए, हलवा बन जाए मशीन, तो उसमें से क्या निकलेगा? वो मशीन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को जो इनपुट है उसे खराब ना करे। भले ही वो टूट जाए तो हमें पता तो रहेगा हमें नई लेनी है। तो मशीन स्टील की बनी होगी कि आयरन की? पलट बोलो। स्टील की। स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट कैन बी बेंड और इट विल ब्रेक। बोलो। इट विल ब्रेक। और जो प्योर आयरन है वो बेंड हो सकता है। जैसे तुम्हारे नेल हैं, तो क्या नेल मुड़ जाता है? जो मुड़ जाए वो प्योर आयरन है। तो इसलिए, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी भी होती है, लेकिन अगर हम उससे एलॉइंग कर दें, उसमें कोई एलॉय डाल दें, तो वो मुड़ेगा। जैसे स्कूटर या बाइक के जो पहिए हैं, ये अगर इसमें ज्यादा तुम हैमर मारोगे टूट जाएगा, मुड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका जो शेप है। नहीं तो पहिए को ही वो टेढ़ा कर दे, फिर तुम्हारी उल्टी पुल्टी बाइक चलने लगे ऊपर नीचे। अगर तुम ओवल शेप में चलाओ पहिया तो सही चलेगी। तो उसको क्या करना चाहिए बताइए? तो जो भी चीज एलॉयड है वो कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करती है। वो टूट सकती है लेकिन शेप चेंज नहीं। एलॉयज आर फिट फॉर मेकिंग मशीनरीज एंड नॉट द प्योर मेटल। क्योंकि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट हैज मेलिएबिलिटी। अगर इस पे तुम, मेलिएबिलिटी का मतलब है आघात वर्धनीयता। आघात करोगे तो बढ़ जाएगी। इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है? अगर उस पर बहुत बहुत हैमर करोगे धीरे धीरे चपटी होती चली जाएगी नहीं। लेकिन क्या मशीन में ये प्रॉपर्टी आपको चाहिए? जब कोई मशीन बना रहे हैं वहां तो नहीं चाहिए। एक बार कास्टिंग कर दिए मशीन की तो बिल्कुल हमेशा वैसी ही बनी रहे। ठीक है?
तो इसलिए स्टील इंडस्ट्री किसमें काम में आती है? इट इज फॉर मेकिंग मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टैंक्स। टैंक्स भी तो बनेंगे, लोहे के ही बनते हैं कि नहीं? एलॉय में रस्ट नहीं लगता, और जबकि मेटल में क्या हो सकता है? कोरोजन या रस्ट लग सकता है। जब तुम उससे पूछते हो, पहले हम लोग बाइक के जो उसमें पहिए थे वो आयरन के होते थे, उसमें पेंट किया करते थे, थोड़े दिन बाद लाल हो जाता था। लेकिन अब पूछे जाओ तो पूछेंगे इसमें जंग लगेगा, तो कहेंगे क्या बात करते हैं साहब, एलॉय है, एलॉय का बना है। इसका मतलब ही है कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया। जब एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है? एलॉय। फिर उसमें रस्ट नहीं लगता। आपके जितने घर में स्टील के बर्तन है, स्टेनलेस स्टील, उसमें आयरन के साथ क्या 3 चीजें मिलाई गई हैं? सर अलॉय। कौन कौन से एलॉय? एलॉय तो बन गया ना जब कुछ मिलाओगे, लेकिन मिलाया क्या गया? निकल, कॉपर, निकेल, कॉपर, बोलो और कोई लिखा है बुक में क्या? तो यही 3 मिलाई गई होंगी। तो सही बता रहे हैं, कहाँ पे लिखा है? स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड स्मॉल अमाउंट। नहीं, वो ऐसे लिखा नहीं है। दैट इज निकेल, क्रोमियम एंड कार्बन। वो तो लिखा है कि और एलॉय बनाए जा सकते हैं। वो आपके स्टेनलेस स्टील के लिए नहीं लिखा है, घर के बर्तन के लिए। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होंगे बताओ? स्टेनलेस स्टील में आयरन में होगा, आयरन तो सबसे ज्यादा होगा, और फिर सम अमाउंट किसका होगा? कोल भी होगा या कार्बन, और प्लस निकल और क्रोमियम। सर आई भी आएगा, कैसे? NI। हाँ, तो ये चीज हो गई, ये 1% इनका मिक्सचर है। ये हो गई स्टेनलेस स्टील। स्टेन का मतलब दाग, जिसमें जंग न लगे। और एक स्टील है, स्टील में आता क्या होगा? आयरन प्लस कोल, कार्बन या कोल। ये 99.5% होगा, और ये क्या होगा? 0.5। अब और भी एलॉय बनाए जा सकते हैं आयरन के, तो वो एक आपकी बुक में है कि सम एलॉयज आर मेड। वो खास एलॉयज है, टैंक के लिए या किसी और चीज के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है कि नहीं? जिससे जो स्टील होती है वो तो कोल, आयरन और लाइमस्टोन से बनती है। कोल, आयरन, लाइमस्टोन इसलिए डाला जाता है जिससे मिट्टी उसके साथ एक रिएक्ट करके एक ऐसी चीज बन जाए जो झाग हो, और उस झाग को निकाला जा सके स्किमिंग के लिए। लाइमस्टोन से बनती नहीं है, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। जैसे तुम ये कहते हो हम तो साबुन से नहाते हैं, हमारी पूरी बॉडी में साबुन लगा है। अरे साबुन से नहाते थोड़ी, सफाई के लिए तुमने साबुन का इस्तेमाल किया होगा। उसी तरीके से आयरन को शुद्ध करने के लिए हमने लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया है। उस आयरन में उसका कैल्शियम कार्बोनेट के ट्रेसेस नहीं रहते। वो जो आया है वो इसमें यूज हो गया, और उससे अशुद्धियां निकल गई। समझ आ गई बात? तो इसलिए लाइमस्टोन मिलाया नहीं कि जब तुम बना लो प्योर आयरन, फिर उसमें जो जो मिला उसमें मिलाओ। ऐसे थोड़ी कि जमीन से जो निकाला है उसका तो एक प्रोसेस होगा। अब इसी तरीके से इन्होंने जैसा बताया कि आयरन में कॉपर, एल्यूमिनियम ना, और ऐसे करके कुछ और भी मिला सकते हैं, तो कुछ और एलॉय बन जाएगा। बहुत तरीके के एलॉय हैं, मटेरियल बहुत तरीके के आते हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज या तो वो आयरन की बनी है, या स्टील की बनी है, या फिर स्टील के सम या आयरन के एलॉय की बनी हुई है। तो होगी कि नहीं? प्योरली आयरन की भी है, जैसे हमने कील बता दी, या और कोई इक्विपमेंट है वो आयरन की हो सकती है कि नहीं? तुमने देखा होगा लोहार हथौड़ा मार के वो कहीं कलछी बना देता है। लोहार लोग हथौड़ा नहीं मारते, और उससे चपटा कर, वो प्योर आयरन। और लेकिन या तो आयरन की होगी, या स्टील की होगी, या फिर किसी आयरन के एलॉय की होगी। लेकिन ये बैकबोन है। अगर जिस देश में स्टील का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो आगे बढ़ती चली जाएगी। हम लोग अपने टैंक्स हैं कभी रशिया से खरीदे हैं, कभी फ्रांस। क्या तुमने पिछले पेज में देखा था कि यही सब तो अच्छे उत्पादक हैं स्टील के? क्यों हम रशिया से अपने 80% इक्विपमेंट खरीदे हैं? क्योंकि वहाँ स्टील का उत्पादन हो रहा है, और जहाँ स्टील बनेगी तो टैंक बनाना कौन सी बड़ी बात है बात कि नहीं? इसके पहले फ्रांस से हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो पूरी सीरीज हमने ले रखी है। तो फ्रांस के भी बहुत सारे टैंक हैं, और जापान से तो खैर ऐसा हम लेते नहीं है कुछ, लेकिन जापान खुद ही तेज है ये सब चीज़ें, ठीक है कि नहीं? एक डेवलप्ड नेशन है। अब जरा देखो, स्टील पाइपलाइंस से तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। स्टील पाइपलाइंस जमीन में, जैसे बहुत दूर दूर तक बहुत मोटी मोटी पाइपलाइन कहीं कहीं देखी है ट्रेन से आते जाते समय,
वो स्टील की पाइपलाइन है तो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल, या फिर कहीं कहीं पर अमूल का दूध का टैंक देखा है, या और भी होता है ना, जैसे जिसमें पेट्रोल लिखा होता है, डीजल, बहुत बड़े बड़े टैंक रास्ते में नहीं चलते रहते हैं, वो सब किसके बने होंगे? स्टील के ही तो होंगे। या मालगाड़ी के डिब्बे देख लो, उसमें भी तो सामान इधर उधर ले जाया जाता है, उसमें भी कई बार पेट्रोल भरा होता है, ऑयल भरा होता है। नाउ फार्म मशीन्स, ये भी स्टील की बनी होती है। ट्रैक्टर स्टील का बना होता है। लार्ज बिल्डिंग का फ्रेमवर्क किसका है? स्टील का। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्डिंग एक साथ नहीं गिर जाएगी, क्योंकि इसके पीछे पूरा जाल है लोहे का। दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके ऊपर की जो ये छत है या सीलिंग है, क्या इसमें जाल नहीं है? कभी जब ढाली जाती है छत तो देखा ही होगा आपने कि उसमें, और इसके साथ पिलर भी होते हैं, पिलर में भी तो सब लोहा लोहा लगा रहता है। सो इसलिए हमारा हाउस भी तो एक स्टील का फ्रेमवर्क है जो हाउस को मजबूती देता है। अब देखिए, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वाज इजीली अवेलेबल। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के अभी गुंटूर में 2 दिन पहले, अब हम लोगों ने अपनी पेट्रोल को भी निकालना शुरू कर दिया है। अभी तक भारत में कभी नहीं निकाला गया, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग इतने आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि हमने उसे लोकेट किया और साथ में उसकी रिफाइनिंग और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। तो फिर अरब देशों में हमारा पैसा नहीं जाएगा, नहीं तो हम जितना रेवेन्यू GDP था उसका 80% तेल खरीदने में ही खर्च कर देते थे। अगर वो पैसा बच जाए तो कितना हम आगे बढ़ जाएंगे। अब तुम दिल्ली जाओ, यहाँ से कभी कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली घर बना रखा। अभी निखिल के पास आ रही है, हाँ? ये इसके पालतू बिल्ली होगी, नहीं तो क्यों आती है। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। तो पहले ऐसा होता था, जरा इस फिगर में देखो क्या बनाया गया है, क्या समझाया गया है। नाउ देखो, ब्लास्ट फर्नेस है, और तुम्हारी ब्लास्ट फर्नेस में हॉट एयर कभी दिखा है ना? एयर दोगे तो एयर ऊपर जाएगी। अगर एयर देना पड़ेगा, कोयले को तुम ऐसे नहीं जला सकते। अगर उसमें हवा दोगे, आग जलाने के लिए हवा चाहिए कि नहीं, तो कहीं ना कहीं से इसको हवा तो देनी पड़ेगी। तो तुम्हारी ब्लास्ट फर्नेस में हवा देने का कोई साधन है? कहाँ से हवा आ रही देखो, और फिर वो हवा ऊपर उठती हुई भी दिखाई गई कि नहीं? ये हॉट एयर डाली गई तो वो इधर से आ रही है और उठ रही है। अब एक इसके इधर क्या बनाया गया कि ये भी ये हॉट एयर के लिए, वो सेम ही चीज़ है ना, 2 तरफ से हॉट एयर डाली जा रही है। स्लैग देखो, स्लैग ऊपर के लेवल से निकल रहा है और नीचे से मोल्टेन आयरन है कि नहीं? ये क्रेन से क्या किया जा रहा है ऊपर से बताओ? आयरन डाल रहे हैं या कोल डाल रहे हैं। लाइम स्टोन का मतलब चूना पत्थर, जैसे ये चीज़ है संगमरमर के चूरे, इसी के चूरे डाल दिए जाएंगे। ये सब राजस्थान से ही जाता है, क्योंकि लाइम स्टोन राजस्थान में ही है। पूरे देश को चूना कौन सप्लाई करता है? राजस्थान। और राजस्थान में भी रावण के ससुराल यानी मंडोर, वही जो मंडोर मंदोदरी के निवास स्थान था, उसी से तो मंडोर बना है। तो वहाँ पर आप चले जाओ तो पूरी मार्बल, ज़्यादा दूर नहीं है। मंडोर गार्डन कोई गया है क्या आप में से? Yes, sir. मंडोर गार्डन तक जाते जाते भी तुमको कुछ मिल जाएंगे मार्बल कटिंग। रास्ते में मार्बल कटिंग होती है, वही सब है। पूरे इंडिया में ये सप्लाई होता है। ताजमहल यहीं गई मंडोर से ही बना, मकराना के पत्थरों से, तो सब यहीं से ही जाता है। अब यहाँ के लिए भी जा रहा है, राम मंदिर के लिए भी यहीं के पत्थर जा रहे हैं। बीच में गहलोत सरकार आई थी तो 3 साल नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ बीजेपी सरकार मंदिर बना रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे रेगुलेट किया गया और फिर बाद में जाने दिया गया, तभी काम थोड़ा रुक गया। अगर जाने देती, यहाँ से पत्थर रिलीज कर देती तो अभी तक बन गया होता। तो अलग अलग सरकारें। बिफोर 1800 AD, दैट इज 1800, ठीक है। एक BC होता है, 0 से इधर BC और बाद में AD। तो BC यानी बिफोर क्राइस्ट और AD यानी आफ्टर डेथ। तो उनके सर वो एडिनो डोमिनी, एनो डोमिनी का क्या मतलब है? सर वो जीसस से पहले का समय। तो जीसस से पहले का समय है, दैट इज वो बिफोर क्राइस्ट। मतलब जीसस के बाद और का जीसस समय के एडी। तो एडी का मतलब है, आप ये भी समझ सकते हो कि उनके बस बाद से जब शुरू हुआ, वो 100 साल गिने नहीं जाते टाइम पीरियड में।
तो जितने समय वो 100 क्या 36 या 40 साल जो जी रहे हैं, तो उसके बाद से शुरू होता है वो पीरियड नहीं मानते हैं इसमें, रोमन कैलेंडर में नहीं मानते हैं। और ये जो नया कैलेंडर हम लोग का चला है, जूलियस सीजर ने चलाया, और उसने अपने बेटे के नाम पे अगस्टस रखा और खुद के नाम पे जुलाई महीने का नाम रखा। तो ये पूरा महीना हमारा जो चला रहे हैं, जिसका हम न्यू ईयर मनाते हैं, ये रोम की वजह से। रोम की राजधानी इटली है, जहाँ की सोनिया गांधी है। तो इस तरीके से इटली की राजधानी रोम है कि नहीं? Yes. तो अब इतना तुम्हें समझ में आ गया ना? तो आफ्टर डेथ का मतलब है इट इज आफ्टर डेथ ऑफ जीसस, या एनो डोमिनी भी कह सकते हो, बट इट इज एक्चुअली आफ्टर डेथ, याद करने के लिए। तो उनके डेथ के बाद 1800 ईयर्स के बाद की बात की गई। अभी हम लोग कितने एडी पे जी रहे हैं? क्या 2000 एडी या 2100 एडी पे? 2024 एडी पे है कि नहीं? तो यानी अब से 224 साल पहले की बात की गई है। तो 1800 और 1800 से और आगे चले जाओ तो कितना होगा? अभी हम लोग कहाँ पे हैं? तो इट इज एडी, और ये कितना है? तो अब से कितना पहले जाना पड़ेगा? 224 ईयर्स। तो वहां पे क्या है जरा देखो तो, द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 टू 1950, कहाँ पे बेस्ट लोकेशन मानी जाती थी? जहां पर आयरन रॉ मटेरियल होता था, जहां से ओर निकाला जाता था, वहीं इसको निकाला जाए। आगे देखो, द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम बिफोर 1800 कहाँ मानी गई? देखो, जहां पर पढ़ने से पता चलेगा। Later the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. पहले जहां ओर निकाला जाता था उसको आइडियल कंडीशन मानी जाती थी, और आजकल झबरा में सारी आयरन की खदानें हैं। मतलब झबरा कहाँ है? झारखंड में, या समझ में आया? तो वहां पर कोई एक प्लेस है, तो वहां पर कोयला है। तो अब क्या माना गया? जहाँ कोयला हो, क्योंकि कोयला कितना चाहिए? 8 टन। तो ओर के ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम है, कोयले के ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा था। तो इस ने कहा नहीं, कोयला जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वहीं तो रखो, और वहाँ ले आएंगे। ये चीज़ की जाती। समझ में आ गई बात? सुनना फिर से समझो। बिफोर 18 अप टू 1800 क्या किया गया बताओ? जो आयरन इंडस्ट्री कहाँ थी? इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर माइनिंग ऑफ ओर इज डन, जहाँ ओर निकाला जाए, और वहीं पर कोयला ले आया जाता था। और लेकिन अब क्या किया जाने लगा 1800 से 1950 तक? बताओ, 1800 टू 1950 दिव्या क्या किया जाने लगा? अब इंडस्ट्री कहाँ होने लगी? जहाँ कोयले की माइनिंग हो। पहले जहाँ आयरन की माइनिंग होती थी वहाँ होता था, लेकिन अब कहाँ होने लगी? क्योंकि वहाँ देखो ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? कोई यहाँ तो नहीं लगाएगा राजस्थान में, क्योंकि वो तो कितना चाहिए? सिर्फ 1 टन ही चाहिए लाइमस्टोन। तो कहे कि हम तो बाकी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो वो मूर्ख ही होगा जो 8 टन वो ट्रांसपोर्ट करे, 4 टन वो ट्रांसपोर्ट करे, सोचे 1 टन का पैसा बचा लें। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ सबसे जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वहाँ लगाओ, नहीं ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कब कहाँ लगाई जाने लगी बताइए? इंडस्ट्री वाज लोकेटेड। अब ये कहाँ लोकेट होने लगी? वर लोकेटेड नियर टू या एट विसिनिटी ऑफ, लोकेटेड नियर कोल माइंस। ऐसा किया जाने लगा। और आगे देखो, ठीक है। दिस इज बिकॉज दिस टाइम द स्टील वर्क्स बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। ऐसा इसलिए किया जाने लगा क्योंकि हमें अब आयरन बनाना नहीं है, उस आयरन को दूसरे देशों में भी भेजना है। तो वहाँ अगर सी पोर्ट है तो वहीं लगाओ, नहीं तो फिर वो बने बनाए आयरन को कैसे पहुँचाओगे? तो बस बनाया, सी पोर्ट में ला दिया, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी क्विक डिलीवरी हो जाएगी। तो या वहाँ ट्रेन की सुविधा हो, तो ट्रेन होना चाहिए, या सी पोर्ट। अभी हमारे यहाँ आयरन का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। अब देखिए, ओवरसीज का क्या मतलब है? समुद्र के रास्तों से दूसरे देशों में, ठीक है। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि हम चीप लेबर दे रहे हैं। अभी भी आप मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या मतलब समझते हो सृष्टि?
नहीं मतलब गवर्नमेंट इसके माध्यम से क्या प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, कोई भी चीज़ है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चल रहा है ना कि भारत, आप बताने के लिए क्या कहना चाहती है ये जो हमारी सरकार है मेक इन इंडिया में वो क्या कहना चाहती है? सारा सामान इंडिया में ही बनाओ। यानी तुम अगर बाहर की भी एजेंसी हो तो तुम आके इंडिया में बनाओ, उसका जो प्रॉफिट होगा वो इंडियंस को ही मिल जाएगा। हाँ उसमें से तुम अपना प्रॉफिट ले लो, हम टैक्स लेंगे तुमसे, टैक्स लेंगे बाकी प्रॉफिट तुम्हारा है, इससे इंडिया को रोजगार मिलेगा। तो मतलब मेक इन इंडिया अलग चीज़ है, मेड इन इंडिया अलग चीज़ है। टेक्नोलॉजी जिसकी होती है उसका नाम होता है दैट मेड इन चाइना बट मेक इन इंडिया, बनी इंडिया में है लेकिन सारे जो टेक्नोलॉजी वो कहाँ की है, चाइना की। तो भरोसा चाइना का, हम लेबर देंगे प्लेस देंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को क्या होगा बताइए, रोजगार मिलेगा। और जब तुम यहीं की चीज़ है, मैंने ये जो भी अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स खरीदे हैं, तो ये जैसे ये 6,000 का हमको मिला, तो ये 6,000 का मिला, ये इसी तरीके से 5,000 का मिला। तो तुमको मालूम है इसकी कॉस्ट 2,500 है, अब मिला है 5,000 का। क्यों मिला बताओ 5,000 का? क्योंकि 2,500 ये फ्रांस से आने में इसका पैसा लग गया। अगर मान लो मेक इन इंडिया बने तो यहीं के लोग कहते हैं बन के जा रहा ला हमको एक दे दो, 2,500 है 2,500 निकालो, तो अब वो 2,500 बचा कि नहीं, तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी टैक्स और वो सब कॉस्ट बची, और उसको लेने के लिए भी हमको आई कार्ड और सब कुछ दिखाना पड़ा, तब जाके हमको ये ब्रेन मिला। क्योंकि उसके अंदर जो पुर्जे हैं, जो 17 पार्ट्स हैं, वो बच्चों को सिखाने होते हैं उनको 9th और 10th में, तो हमें हर एक चीज़ के पार्ट्स हैं, ये इंडिया में मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर वही फ्रांस यहाँ बनाए तो उससे फ्रांस को क्या फ़ायदा होगा बताओ? ये फायदा होगा ट्रांसपोर्टेशन में। नहीं, फ्रांस को क्या फायदा, ट्रांसपोर्टेशन तो जो वो बीच में चला जाता है। हाँ सर उनको प्रॉफिट मिलेगा और ज्यादा, क्योंकि ऐसे भी बहुत हो सकता है सृष्टि कहती है अगर इसकी 2,500 कीमत होती तो खरीदे तो 5,000 का होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में सृष्टि भी इसे खरीदेंगे? क्या उनके कस्टमर बढ़ जाएंगे? अगर लागत कम लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी कम होगी, क्या उस प्रोडक्ट की कीमत भी कम हो जाएगी? वो कम होगी तो क्या ज़्यादा लोग अब खरीद सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे। तो मेक इन इंडिया में हमें फिर बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, फिर अली बाबा शॉप से नहीं लेना पड़ेगा। जैसे अली बाबा चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिर हमें इंडिया में बन रहा है जाके ले लो जहाँ बन रहा है, फिर हमें उसमें क्या कीमत लगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। और भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ ग्रोथ रेट और जीडीपी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सबके पास पैसा ही पैसा है, सब लोग खरीद लेंगे। दूसरी जगहों पे मंदी है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। आप देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं कि आलतू फालतू में पैसा मत खर्च करो, 1 साल बाद ऐसी महामंदी आने वाली है कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत जगह ब्रिटेन में कहा जा रहा है, अमेरिका में, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है। बात समझ में आ गई? तो मेक इन इंडिया का मतलब है भारत में बनाओ, इससे यहाँ रोजगार मिलेगा, चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम। जरा देखिए इसमें मैप में कहाँ कहाँ कोल माइंस आपको दिखाई पड़ रही हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट में कई कोल माइंस हैं? यही उसके विकास की वजह है। वाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए डेवलप्ड नेशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कोल माइंस है। और देखो साउथ अमेरिका में कहाँ पर है, प्रीतिका बताओ जरा मैप को देख कर बताने देना। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में बताने दो उसको। सर ब्राजील। बहुत अच्छा। अब बताओ अफ्रीका में कहाँ पे है कोल माइन? सर साउथ अफ्रीका। अरे वाह, इंडिया में भी कहीं पर होगी, बता सकती हो अंदाजे से? वैसे तो इंडिया में ऐसा लिखा नहीं, आप अपने मन से बताओ। अर्पित? सर झारखंड। झारखंड में होगी कोल माइन। ऐसे हम देख रहे हैं यूरोप में कई जगह है। यूरोप में कोल माइंस हैं, कोल की माइनिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन में भी हर एक चीज़ के लिए, सफाई के लिए, बहुत कुछ काम करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। उस कपड़े को धोना है तो अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स भी होते हैं, कपड़ों की धुलाई, रंगाई, छपाई, वो सब में तो गर्म पानी में होता है कि नहीं, तो कोयले की जरूरत पड़ती है। जर्मनी तो बहुत बड़ा उत्पादक है, और रशिया में भी देखो कई जगह है कोयले का। तो जापान में तो बहुत बड़ा पॉइंट लगा है। बड़ा पॉइंट का मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी है। सो दीज आर द एरियाज या रीजन जहाँ पर कोल का उत्पादन हो रहा है। अच्छा, भारत में भी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग आयरन इंडस्ट्री इन इंडिया? क्या एडवांटेज है? 4 चीजें बताएगी, बताओ जरा। देख के पहली लाइन है, सो एडवांटेज
ऑफ रॉ सिर्फ मटेरियल, रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, of establishing iron industry in India. इंडिया इज क्या क्या है बताइए? रॉ मटेरियल, ठीक है, चीप लेबर और ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, मार्केट तो बहुत बड़ी है, तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो कंपनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत थोड़ा पैसा ही देना पड़ता है, और ज़्यादातर आप देखो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अमेजन उसको फ्री डिलीवरी करता है, फ्लिपकार्ट फ्री डिलीवरी देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? उनको मालूम है हर जगह फॉरेन के लोग सामान बना रहे हैं, तुमको अगर कोई कपबोर्ड मंगाना है तो तुमको दिल्ली से लाके नहीं देगा, उसी की एक यहाँ पर यूनिट जोधपुर में भी होगी, वहीं से भिजवा देगा, तो उसको कॉस्ट है, क्योंकि जहाँ बन रहा है वहीं आसपास खरीदने वाले भी, तो उसको तो फायदा ही है ना। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, तो हमारे यहाँ जो 6 स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, आयुषी उनके नाम बताओ। भारत में 6 स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर। दुर्गापुर कहाँ हो सकता है, किस राज्य में? सर राजस्थान। सोच तो बताओ, सोच के बताओ। बहुत अच्छा। और भिलाई हो गया, और कौन सा हो गया? जमशेदपुर, बर्नपुर, रोकेला, बोकारो। ठीक है। अब हम इसको मैप में देखेंगे, इंडिया में ये सब कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। So let us see these. So that is steel industry in India. देखो जरा, now स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया में, तो देखो कहाँ कहाँ पे, जो नाम आयुषी ने बोले हैं क्या वे सभी नाम इसमें हैं? लेट अस सी। क्या क्या नाम आ रहे हैं देखो। बोकारो कहाँ पे होगा, देख के बता। झारखंड। बिहार में है, बिहार से नीचे है झारखंड, तो बोकारो हो गया। जमशेदपुर झारखंड में हो गया। दुर्गापुर जरा देखो, वेस्ट बंगाल। अच्छा, राउरकेला उड़ीसा। भिलाई इस समय छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही कहा आपने। और छोटा नागपुर तो नहीं लिखा ना आपके यहाँ, भिलाई बस इतना ही लिखे। और टाटा स्टील का कॉर्पोरेट ऑफिस ये दिया है। सेल का कॉर्पोरेट ऑफिस देखो दिल्ली में, ठीक है। टाटा स्टील और सेल मुख्य इसके उत्पादन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ जस्मिता, सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अच्छा जानती हो। लेट अस राइट सो इन इंडिया, लेकिन बर्नपुर नहीं दिया क्या? वो भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। Yes, it is also in West Bengal में देखो बर्नपुर। So the important भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। सर वो बर्नपुर के आगे वो आई। तो इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन है। अब आई एक और आई का क्या मतलब सर है? वो टिस्को होगा। टिस्को होगा, तो टी से टाटा का होगा। आयरन एंड स्टील, ये अच्छा है, किसको बताइए। सो इम्पोर्टेंट टाटा
सर टाटा आयरन एंड स्टील हाँ देखो लिखा है, बुक में भी लिखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. सो इन इंडिया इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया. हाँ ना ज्योति 6 नाम बताओ जरा, नीचे में देखना. जमशेदपुर, भिलाई, नीचे नहीं देखो. दुर्गापुर, रोकेला, राउरकेला, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, एक रह गया. अर्पित बताइए. गोरखपुर, हाँ बिल्कुल बोलो. 6 सर भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, गोरखपुर, दुर्गापुर. सही. सो इन इंडिया भिलाई तो सभी को मालूम है क्योंकि भिलाई अभी आई थी. दिल्ली, राउरकेला, बर्नपुर, BURN, बर्नपुर, जमशेदपुर, एक और है दैट इज बोकारो. नाउ मानसी ऐसे 5 स्टेट के नाम बताओ क्योंकि 2 कंपनी एक ही स्टेट में है, तो हमें मतलब 2 लोकेशन है जहां पर आयरन इंडस्ट्री. 2-4 तो एक साथ ही बता दो, तो लास्ट में लोग स्ट्रगल करते हैं तो शुरू से स्ट्रगल करने लग गई. हाँ बोलो लक्षिता. जापान, चाइना, जर्मनी, रशिया. ये तो ठीक है, तुमने तो सब बताइए. अब बताओ इंडिया. इंडिया में नोएडा, जी आप बोलो. वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और ये कौन सा रिया. वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार. हाँ सो ये सब हैं. नाउ इनके बारे में नीचे लिखा भी है दीज आर सिचुएटेड ओवर रीजन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. लेकिन इसमें हमारे में तो बिहार भी दिखाया है. ये बोकारो कहाँ पे है? बोकारो सर झारखंड में है. झारखंड में है. बाउंड्री पे लग रहा है. बाउंड्री पे है तो ये झारखंडी हुआ, फिर तभी ऐसे बोल रहा है ना. देख लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है. जो बिहार का होगा वही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता. बिहार में है नहीं, बोकारो. झारखंड देखो में। बोकारो बिहार में कहाँ है? झारखंड में है सर. झारखंड में. हाँ. अच्छा देख लो फिर. नहीं देख ही लो. हमें भी डाउट हो रहा है बिहार में. अरे नहीं, मैं नानू की तभी ज्यादा बिहार. बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो झारखंड. उसको बिहार लगभग वैसे लगा था, बिहार की तरफ ज्यादा झुका हुआ है वो डॉट. तो दीज आर सिचुएटेड इन, ये कहाँ सिचुएटेड है? झारखंड. झारखंड में कितने हो गए इस तरीके से? 2. हाँ. और वेस्ट बंगाल में कितने हो गए? 2. दैट इज कानपुर और दुर्गापुर. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक हो गया एंड ओडिशा. ओडिशा की क्या चीज़? ओडिशा हो गया है आजकल ना, पहले ओडिशा था अब ओडिशा नाम हो गया. ठीक है. नाउ भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सैलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. तो इन सब से जगहों पे मुझे लगता है सब पोर्टिंग के लिए है, सी पोर्ट्स हैं. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका. देख लो, ये भी देख लो तो पता तो चले कहाँ पे है. धीरे धीरे जानेंगे तो सीख भी जाएंगे.
भद्रानगर, भद्रानगर तो कुछ है ही नहीं। भद्रापुरी एंड विजयनगर इन इंडियाज में छप गया, अब तो कुछ नहीं पता है, बता दे तो अच्छा है। तो कर्नाटका में विजयनगर ना, ऐसे नहीं बताना है। तो भद्रावती विजयनगर, सर वो उसका कर्नाटका के मैप में आ जाएगा। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका मैप। चलो कर्नाटका मैप ही देखो। Here is a map of Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka. तो कर्नाटक में इसमें देख लें कि भद्रा और विजयनगर देख लें, फिर हम इंडिया में कर्नाटक देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, विजयनगर कहीं नहीं लिखा है इंडिया में। भद्रावती एंड विजयनगर इन इंडिया में। Here is a map of Vijayanagara, Karnataka 577245. ये देखो, तो ये इसमें दोनों दिए हैं। देखो विजयनगर ऊपर है महाराष्ट्र के नीचे, भद्रावती तो यहाँ पर ही, अभी सब दे दिया इसने, अब सभी पढ़ लो। सेलम भी दिया है क्या? देखो सेलम, सेलम दिख रहा, ये कहाँ है? सलेम, सलेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तो सी पोर्ट हो गया। और भी कोई नाम है क्या? देखो चार है ना, तो चार नाम है। सर संडे टेस्ट में ये मैप वाला आएगा। क्वेश्चन देखेंगे, जो बुक के क्वेश्चन वही देंगे। अगर मैथ लोग अब देख लेंगे कि क्या आता है फिर संस्कृत में सिर्फ अभ्यास आएगा। दो है, तुमको बहुत ड्यू हो गया तुम्हारा फर्स्ट आना, तुम आ जाओ। इस बार तुम्हें आना चाहिए था कुछ, बीच में थोड़े दिनों के लिए आई हो, फिर तुम डाउन हो। चलो हम बोलते नहीं तुमसे, लेकिन तुम समझ जाया करो। यहाँ तक देखो, भद्रावती एंड विजयनगर। भद्रावती एंड विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटका। विजयनगर इन कर्नाटका। आप पूछो, क्या पूछ रही थी पलक, बताओ। सर संस्कृत में सिर्फ अभ्यास ही आएगा। अभ्यास आएगा, दोनों के अभ्यास आएंगे। अच्छे से तैयार कर लेना, इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया जैसे दिव्यांशी ने। हाँ वो कुछ भी नहीं आएगा, जो है वो विभक्ति जैसा है। अभ्यास के अलावा भी हमने जो अभ्यास कराए वो भी तैयार करना है आगे ना। अभ्यास के आगे भी तो थे अभ्यास, तृतीय चतुर्थी विभक्ति को तैयार करना है। चलो विजयनगर हो गया, ठीक है। विशाखापट्टनम एंड सलेम, इन्हीं में से आप में से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो संस्कृत में फुल लाएंगे। अभी से हम बता दे रहे हैं, इतना अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सलेम इन तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश। और सलेम कहाँ है? बोलो मानसी। हाँ, सलेम इन तमिलनाडु are other centers of a steel industry, are other centers of steel। मैं टिस्को का फुल फॉर्म बताओ। टाटा बोलो। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेदपुर, अब एक एक के बारे में बताया जा रहा है। जमशेदपुर बहुत पुराना है, तो इसलिए इन्होंने शायद बता दिया। Jamshedpur before 1947 there is only one steel plant, the Tata Iron and Steel Company Limited. It was privately owned. तो जमशेद जी टाटा का नाम सुना है, जिन्होंने टाटा के फाउंडर।
ठीक है। फिर उनके बेटा है, फिर रतन टाटा आ गया। उनके बेटे का नाम क्या है? अभी रतन टाटा ही जो है, अभी शायद 85 ईयर्स के होंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट। सबसे पहले कौन सा था? टाटा का था, टिस्को। फिर गवर्नमेंट ने और किए। फिर देखिए, टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट, ठीक है, साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुवर्ण रेखा एंड करकाई इन झारखंड। लेटर ऑन साक्षी was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel centers. तो बाद में और हुए। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है, कह रहा है कि टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, तो ओनली वन, लेकिन वो वन कौन सी थी? टिस्को तो इन्होंने कहा 1907 में स्टार्ट हुई ना, तो 1907 यानी 1947 से पहले ही हो गया। वही शुरू हुई थी, बाद में फिर और भी हो गई। तो अब हम जरा जमशेदपुर का मैप देखें और इसमें देखें कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो टाटा नगर, टाटा के नाम पे ही, जमशेद जी टाटा के नाम पे टाटा नगर रेलवे स्टेशन पड़ गया। तो इसमें आप ये देखिए, टाटा स्टील वर्क्स है और रिवर है। रिवर देख रहे हो वाइड लाइन में, तो रिवर से क्या होगा? हो सकता है रिवर के थ्रू भी हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, चीपर पड़ता है रिवर से। ये सुवर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा लिखा है, स्वर्ण रेखा है तो यही है, फिर इसमें सुवर्ण रेखा। तो दोनों एक ही नाम है, बस थोड़ा सा एक तद्भव एक तत्सम है, एक खड़ी बोली में एक शुद्ध रूप में, बस ऐसे ही समझिए। सुवर्ण रेखा और एक स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा तत्सम है और तद्भव हो गया सुवर्ण रेखा। तो अब यहाँ पे दिमना लेक है, गोल्फ कोर्स है, तो हमें ये देखना है टेल्को क्या है। टाटा टेल्को भी है, टेल्को का भी फुल फॉर्म देखें, टेल्को भी लिखा है ना। चलो, फुल फॉर्म ऑफ टेल्को। टेल्को है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, यानी जो रेल के डिब्बे बनाए। तो जमशेदपुर में रेल के डिब्बे भी बनाए जा रहे हैं। वैसे तो रेल के डिब्बे बनाने का सबसे बड़ा कहाँ पर है? कहाँ पे? वो कपूरथला में। तो अभी देखो, रेल के डिब्बे बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भारत में कहाँ? तो अब जमशेदपुर में भी बनने लगा है। तो ये चेन्नई में स्थित है, और क्या है? रायबरेली में, कपूरथला, नीचे क्या लिखा है? कपूरथला में भी सबसे ज्यादा डिब्बे बनाए जाते हैं, पंजाब में बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिखा है जमशेदपुर में भी टेल्को है, टाटा वो इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, तो ये भी है। अब ये सारी चीजें, तो हमें ज्यादा इस मैप के बारे में नहीं देखना है, बस मैप इसलिए है कि वहां पर नदी है, सुवर्ण रेखा रिवर है, तो उसके आसपास किया गया। अब कोल माइंस तो है ही है। Sakshi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place is only 32 km away from the Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line. तो अगर वहाँ से 32 किलोमीटर पे वो भेज देंगे अपना सामान, ओके। एंड इट इज क्लोज टू आयरन ओर, यहाँ पर आयरन ओर भी निकल रहे हैं। यहाँ पे कोल भी है, मैग्नीज डिपॉजिट है, तो मैग्नीज की भी यहाँ पर प्योरिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया, झरिया से उसे कोयला मिल जाता है, आयरन और दोनों चीजें मिल जाती हैं, कोयला भी मिल जाता है और आयरन भी। लाइम स्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम, उड़ीसा से उसको लाइम स्टोन, संगमरमर के चूरे वो मिल जाएंगे। डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा, इसका मतलब है कि आयरन की मेटलर्जी का मतलब है शुद्धिकरण। आयरन का ही जो पूरा प्रोसेस दिखाया था ना हमने ब्लास्ट फर्नेस में, इसको मेटलर्जी कहते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, उसको क्या कहते हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो इसके प्रोसेस में मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभी आवश्यकता पड़ती होगी। तो ये चीज उसको कहाँ से मिल जाती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोल्यूसाइड।
ये चीज़ कहाँ से मिल जाएगी? उड़ीसा से। तो ये चीज़ आपके में भी बताई गई नहीं गई है, लेकिन 9th-10th में जब आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका खूब जिक्र है, क्योंकि उसके लिए फिर फार्मूले भी देखने होंगे आपको। अब देखो नाउ इसके अलावा जमशेदपुर में और भी इंडस्ट्रियल प्लांट है, जैसे इन्होंने बताया लोकोमोटिव, पढ़ो अगले वाले पैराग्राफ में लोकोमोटिव लिखा है। वो कहाँ बनाया जाता होगा बताओ, कौन सी कंपनी में? बताओ निखिल। मैप में तो दिखाया, अभी थोड़ा मैंने इसमें भी वहां दिखा दिया। टेल्को में लोकोमोटिव बनाया जाता होगा कि नहीं? इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। और क्या प्रोड्यूस करती है? मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड्स हैवीली ऑन आयरन एंड स्टील। सभी में मशीनरी तो चाहिए, तो मशीन तो आयरन से ही बनेगी। तो इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट्स। इसमें बहुत सारी स्टील मिल्स हैं, और जहाँ आयरन बनेगा वहाँ बगल में एक और कंपनी लगा दो कि अब यहाँ नेल भी निकले, एक कंपनी लगा दो, हथौड़ा निकले एक और, तो सब उसी के साथ ही लगा दो। आयरन बनने के बाद देर कितनी है, वो उसमें डालो, सब चीज़ें बन जाएंगी। उसको शेप ही तो देना है। अच्छा बताओ, पिट्सबर्ग, तो अमेरिका में एक पिट्सबर्ग है, यहाँ इसका नाम यहाँ क्यों दिया है उसको देख लेंगे कहाँ पे है, लेकिन स्टील सिटी। तो जो सबसे बड़ा डॉट होगा अमेरिका में वही पिट्सबर्ग है। देखो है एक बहुत बड़ा डॉट यही होगा पिट्सबर्ग, है कि नहीं? वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है पिट्सबर्ग। बुक से रिजेंबल कर लो, वैसा तो वही चीज है, मुझे तो वही लग रहा है। तो पिट्सबर्ग इन यूएसए मैप, तो ये तुमको पता चल रहा है पिट्सबर्ग कहाँ पे होगा, वही है कि नहीं? देखो पिट्सबर्ग, यही है पिट्सबर्ग, ये देखो है, इसी को छोटा करना, तो पिट्सबर्ग हो गया। अब देखिए कंपनी में सीओ ले लिया जाता है। कुछ लोग कंपनी लिमिटेड तो सीएल करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि किसी चीज़ को बोलने के लिए उसकी निमोनिक्स आसान रहे तो उसके लिए उसे टिस्को कर दिया, लिमिटेड हटा दिया, कंपनी में से सीओ ले लिया गया। ऐसे बहुत सारे जो भी एब्रीविएशंस हैं उनको ऐसे किया जा सकता है। नाउ अब देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेज। सम ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे वहाँ कोल मिल जाएगा। आयरन कितनी दूरी पर मिलेगा, तो वो चलो यहाँ तो इनको आसानी से मिल जाता था, हमारे यहाँ तो जमशेदपुर में आसानी से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि पास में उड़ीसा से मंगा लेगा, मैग्नीज वहाँ से मंगा लेगा, आयरन वहीं मिल जाएगा। लेकिन इनको कितनी दूर से मंगाना पड़ रहा है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग is one of the world's best route for shipping ore cheaply. Between these mines and Pittsburgh, तो माइंस है ओर की और पिट्सबर्ग के बीच में, अगर चीप नहीं करेगा अमेरिका तो बोलो उसका लोहा बिकेगा संसार में। तो इसलिए उसने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन कर दिए हैं। लेक्स वे बना दिया है, वहाँ लेक्स हैं तो लेक से आ जाता है। ट्रेन्स कैरी और ट्रेन ले आती हैं। ओहियो, द मोनो गेहिला एंड एलेघेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। पानी भी मिल जाता है, कहीं फैक्ट्री होगी तो पानी भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ओर की, जब ओर होगा तो उसकी मेटलर्जी करनी पड़ेगी। तो ओर को जब हम साफ करते हैं तो देखो उससे कई बार होता है कि एक दो चीज देखे तो पता चल जाए। ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कॉपर। तो हम लोग देखें जैसे कॉपर की मेटलर्जी हो रही है तो क्या होता होगा, या कहीं पर भी, ठीक है, ये तो कई बार अगर हल्का है तो ऊपर भी तैरेगा। ये देखो,
The froth in the first मिट्टी few है, मिट्टी cells नीचे of a बैठ plant रही है, is कॉपर often ऊपर तैर रहा है। heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense and heavy. The bubble size is small due to the stability imparted by the particles. As you move down the bank, the appearance of the froth will change. There are not as many hydrophobic particles available to float, thus the froth loading is lower. Windows appear and froth stability decreases, resulting in larger bubbles, many of which will burst. चलो ये देखो, तो आपने देखा कैसे कॉपर निकाला जाता है, फिर से देख लो। तो इसके ऊपर की स्किमिंग कर ली जाती है, यही है कॉपर। तो इसमें से The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense. ऊपर से झाग आ जा रहा है, नीचे मिट्टी बैठ रही, और झाग को हटा दिया, अब फिर इससे कॉपर बन गया। बात समझ आ As you गई? move down the bank, the अब ये appearance देखो, of the froth will change. फिर हमने निकाल लिया There are not as many मेटलर्जी ऑफ आयरन। अब आयरन का देखो कैसे बनाया जा रहा है कि क्या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड मशीन इसे ऑफ करो। बिल्कुल अब इंडिया के हर क्यू पिट्सबर्ग। Now, let us come to exercises. So, the exercises answer the following questions. पहला देखो, what does it mean by industry? इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। So, Sri, what did it say? है और ये सर ये डिलीटेड है, हमारे में तो नहीं है, सर नहीं नहीं है ना, इतना ही है, वो कुछ नहीं है। चलो, इंडस्ट्रीज एक्सरसाइज सोल्यूशन। ओके, so let us see industries. What does it mean by industries? तो इंडस्ट्री का क्या मतलब है? Industry is an economic activity concerned with production of goods, extraction of minerals, एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दैट इज आपने बहुत अच्छा बताया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कंसर्न प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और Extraction of प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज दी जाएं। तो दीज आर इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंसर्न, इंडस्ट्री refers to economic activities which refers to production of goods, and extraction of minerals, and और तीसरा क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अलग बोल के दिखाओ, व्हाट इज इंडस्ट्री? सृष्टि Industry refers to economic activities which is concerned with production of raw materials, extraction of रॉ मटेरियल का तो से हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाएं। goods, extraction of minerals, एंड श्रेया प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फिर से बोलिए। जस्मिता Industry refers to an economic activity which refers to production of goods, extraction of minerals and service only.
इसका Provision of services. अगला देखो, नेक्स्ट इज व्हाट which are the main factors which influence the location of industry? Sir, raw material, land, raw material, power, land, transportation, capital. हाँ ये लिखा है बुक में, बता दो वही लिखे, that is raw material, availability of raw material Yes, sir. और Labor, land, capital, power, land, transport, and water. ठीक है, availability of raw material, labor, capital, market और Power, मार्केट, पावर, लैंड, transport, water. वाटर भी तुमने एक बार बोला था, Yes, sir. And water. और ट्रांसपोर्ट भी है ना, Yes, sir. ट्रांसपोर्ट एंड वाटर, ठीक है। डिटरमाइंस फॉर सेट अप ऑफ इफेक्टिव, डिटरमाइंस द लोकेशन, ये डिटरमाइनर हैं, ये नियामक तत्व हैं जो किसी भी कारखाने की स्थापना के लिए आवश्यक है। सो दीज आर, ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन या फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जैसा कि जमशेदपुर के बारे में बताया गया, ऑफ इंडस्ट्री। अगला देखिए, which industry is often referred to backbone of modern industry and why? Steel industry. Steel industry. ठीक है, तो स्टील इंडस्ट्री होगा इसका आंसर। स्टील इंडस्ट्री होगा, इसमें हमारे में दिया नहीं है, थर्ड का स्टील इंडस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन देखें। सर उसमें रीजन देना है। अच्छा, रीजंस, सो ठीक है, which industry refers to backbone, so ship trains, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिप ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सभी चीजें as ships, train, trucks, ये सभी जो इंडस्ट्री होगी या ऑटोमोबाइल्स, बैकबोन और दूसरे आने जाने के साधन। सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग मतलब वो कॉमनली यूज होती है, या तो वो स्टील से बनी होती है, या तो हम लोग वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो स्टील की मशीन से। हाँ, वो लिख सकते हैं हैवी मशीनरीज, अभी लिखवा देते हैं वैसा भी, हैवी मशीनरीज, ठीक है। और ये भी जो है एडवांस फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वो सब भी होंगे। तो फार्मिंग equipments and military equipments all are made from steel only. Military equipments, इसलिए वो सभी इंडस्ट्री की बैकबोन है। जो दूसरी इंडस्ट्री होगी उसमें स्टील जरूर लगेगा, वो उसका इनपुट होगा। आर मेड फ्रॉम स्टील ओनली। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो हम लोगों ने देखा था एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, क्या ये रॉ मटेरियल बेस्ड है? तो इनके बीच में डिफरेंस देखें। बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए। नाउ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, इसको लिखो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री and mineral based industry. So agro based industry use plants and animal based product as raw material. जैसे आप देखोगे कि अमूल
ये एक एग्रो बेस्ड है। एनिमल का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रॉ मटेरियल ही है, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं ले रहा है। और जो कि मिनरल बेस्ड है, माइनिंग से निकलने वाली चीज़ों को लेता है। सो इट यूजेस, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड। अच्छा बताओ, बिस्किट की फैक्ट्री एग्रो बेस्ड में रखोगी कि मिनरल बेस्ड में? सर एग्रो बेस्ड। क्योंकि उसके लिए जो गेहूं है या चीनी है वो सब कहाँ से आएंगे बताओ? वो सब एग्रो बेस्ड ही तो है। सो यूज प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, इन सबको यूज करेगा एज देयर रॉ मटेरियल। जबकि ये क्या करेगा? इट यूजेस मिनरल ओर्स, ठीक है, मिनरल या ओर्स, वास्तव में ओर्स को यूज करेगा वो मिनरल जिसमें अत्यधिक मात्रा में मेटल हो, उसे ओर कहते हैं। थोड़ा बहुत है तो मिनरल, और ज्यादा हो, तुम मिनरल वाटर पीते हो और हम कहें तुम ओर वाटर पियो, लोहा डाल दिया, तांबा पियो ना, ओर पियो। अब नहीं सब मिनरल, ठीक है, एक दो कॉपर का पार्टिकल उतना है, तो तुम मिनरल वाटर पीना पसंद करोगी और वाटर, लोहा तांबा सब देख रहा है, पी जा, नहीं पीना पसंद करोगी ना, क्योंकि 4 हिस्से से 1 हिस्सा लोहा निकल जाता है। तो जिसमें 4 हिस्से लोहे हो, कहते ये 1 बोतल पानी है, चौथा हिस्से में लोहा है, पी जाओ, चलो पियो। तो इस तरीके से यूजेस मिनरल एंड ओर्स एज इट्स रॉ मटेरियल, एज इट्स। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल एनिमल स्किन को ये ले सकता है, और क्या क्या लेगा रॉ मटेरियल में? एनिमल स्किन, व्हीट भी हो सकती है ना, या मिल्क भी हो सकता है इसका रॉ मटेरियल। इसमें क्या चीज होगी? सो इट इज आयरन ओर, इसके एग्जाम्पल होंगे आयरन ओर लेगा या लाइम स्टोन लेगा, इन सबको ले सकता है। चूना पत्थर, लाइम स्टोन को क्या कहेंगे? चूना पत्थर, जिस पत्थर को गर्म करने से चूना बन जाए उसे चूना पत्थर। ऐसी इंडस्ट्री का नाम है लेदर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या अमूल, वो भी तो होगी, उस इंडस्ट्री का क्या नाम होगा? और सेकंड नेम ऑफ सच इंडस्ट्री क्या है? अमूल हो सकती है, और लेदर इंडस्ट्री भी आ सकती है, लेदर, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग की, और कोई यूनिट हो सकती है, कॉटन भी आ सकती है इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री आ सकती है। वेजिटेबल ऑयल, हाँ, वेजिटेबल ऑयल का कोई भी प्रोडक्शन होगा, सनफ्लावर ऑयल, यही सब की, है ना। जैसे सनफ्लावर ऑयल, सन ड्रॉप इज वेरी फाइन सनफ्लावर ऑयल, इट मेक्स अस हेल्दी, ऐसा बोला जाता है कि नहीं जब प्रचार चलता है? तो सन ड्रॉप ऑयल हो गया। और इसमें क्या आएगा? SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, मारुति उद्योग, HAL, HAL भी आएगा, टिस्को, हाँ टिस्को, और इसी तरह SAIL, मारुति उद्योग, इवन रिलायंस के भी आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑयल की रिफाइनरी है ना। रिलायंस क्या चलाता है? तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का भी अंतर देख लें। लाइक पब्लिक सेक्टर क्या है? इट इज ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। इट इज, इट्स जो भी इंडस्ट्रीज हैं
वो इंडस्ट्री कौन करेगा? इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, इसका मालिक कौन होगा? एंड रन बाय गवर्नमेंट। ये हम ही लोगों की समझिए, गवर्नमेंट। और जॉइंट सेक्टर में, सो इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स बोथ। It is owned and operated by state as well as individual both. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? So it is Hindustan Aeronautics Limited. So हिंदुस्तान लिमिटेड। जबकि मारुति उद्योग थोड़ा गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है। और इसको क्यों किसी को नहीं दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? क्योंकि इसमें तेजस बन रहा है, इसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें बन रही है। HAL बनाता है कि नहीं, तेजस सूर्य किरण, और हम दे दें, अब वो हमारे यहाँ की सब खुफिया जानकारी मिलिट्री वाली दूसरे को दे दे, तो इंडिविजुअल भरोसा थोड़ी ना किया जा सकता है। वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा, कोई उससे मांगेगा टेक्निक तो वो चुपचाप भेज देगा, पोस्ट कर देगा, सारी जहाज की टेक्निक खुद नहीं दे सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट इसको अपने अंदर में रखेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भरो। अब बताओ पहले का आंसर। रॉ मटेरियल, गिव टू एग्जांपल। ये क्या है, इसका क्या मतलब? फॉलोइंग, दो कोई भी रॉ मटेरियल ना। ठीक है, कॉटन, आयरन और भी रॉ मटेरियल है। स्टील भी हो सकता है किसी चीज को। एंड प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, बिस्किट्स ना। स्टील हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे शर्ट हो गया, स्टील भी हो सकती है, या बटर हो सकता है, कार भी हो सकती है। जो हमें एंड प्रोडक्ट कहता है, ऑटोमोबाइल, मशीन्स हो सकती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, टर्शरी बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस भी हो सकती है, बैंकिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट की कितने बार डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री, बास्केट इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, मैच बॉक्स मेकिंग, और बास्केट वीविंग, फायर क्रैकर मेकिंग। ये भी सही है। एक और पूछा गया है, कोऑपरेटिव, अमूल एंड सुधा डेयरी। इसको कई लोग जिनके अपनी गाय हैं वो सब चलाते हैं। बाकी तो एक्टिविटीज है, कल हम लोग उसका देखेंगे। कौन सा बताइए, उससे भी एक ही चैप्टर ना।